तेरी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी। निर्मल गंगा जल ही बनाना। ओ अपनी निगाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। हो करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं ममता प्रीति श्रीवास्तव आज आप सभी के समक्ष आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इट्स नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। आप जो भी बनना चाहते हो उसके लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है। अर्थात आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर आप दृढ़ निश्चयी हो तो शीघ्र ही हासिल कर लेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का शब्द है वार्निंग। स्पेलिंग है WARNING, वार्निंग। इसका हिंदी अर्थ होता है चेतावनी। अर्थात जब किसी व्यक्ति को आने वाले समय की किसी विषम परिस्थिति की सूचना पहले ही दे दी जाए ताकि वो अपना बचाव कर सके। आइए इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। आई गेव यू एडवांस वार्निंग, मैंने अग्रिम चेतावनी दी। कैन आई गिव यू दिस वार्निंग, स्टे हम्बल, क्या मैं आपको ये चेतावनी दे सकता हूँ, विनम्र रहो। थैंक यू। सभी का नमस्कार। वक्त है पहेली का और आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कितनी भी चले थकती नहीं है। भला ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो चले और थके भी नहीं। हमारा अब तो ज़्यादा चलते हैं तो थक जाते हैं ना, लेकिन ये कौन सी चीज़ है? सोचिए, विचार कीजिए। हमारे ही शरीर का एक हिस्सा है। नहीं समझे? मैं बताती हूँ। जीभ। क्योंकि हम कितना ही बोल लें मगर थकते नहीं हैं। चलने से भले ही थक जाएं मगर बोलने से कभी नहीं थकते। तो जीभ ऐसी चीज़ है जो कितनी भी चले थकती नहीं है। धन्यवाद। एक नज़र आज के इतिहास पर। 20 भाषाओं में 16,000 से ज़्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले जी का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। आशा जी की विशेषता है कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल, पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपना जादू बिखेरा है। आशा जी को फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा 2008 में पद्म विभूषण तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज ही के दिन लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने 8 सितंबर 1966 से साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। इस पहल के पीछे यूनेस्को का मकसद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की याद दिलाना है
कि साक्षरता मानव अधिकार है और यह किसी भी तरह की पढ़ाई की बुनियाद है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का विशेष। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1965 को 8 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। आज भी विश्व में अनेक लोग निरक्षर हैं। वैश्विक निगरानी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 7,750 लाख वयस्क अनपढ़ हैं। 2/3 महिलाएं अनपढ़ हैं। पूरी दुनिया में बहुत से बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। कई बच्चे छोटी उम्र में पैसा कमाने में लग जाते हैं। विश्व साक्षरता रैंकिंग में 234 देशों के बीच भारत का स्थान 168वें नंबर पर आता है। हमारे देश में केरल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश 24वें स्थान पर आता है। शिक्षा के बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा हमारे भीतर देश और समाज में फैले अंधकार को दूर करती है। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सभी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी में है प्रश्न संख्या 1। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर: दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर: पुष्कर का मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 3। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? उत्तर: सबसे लंबा राजमार्ग या नेशनल हाईवे 44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 4। रिहंद बांध किस प्रदेश में स्थित है? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर: हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी कविता, जिसका शीर्षक है कबूतर। भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर। कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर। कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर। कुछ नीले बैजनी कबूतर, पहने हैं पैजनी कबूतर। करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर। आंगली पर झूम कबूतर, लेते हैं मुँह चूम कबूतर। रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल कबूतर। गुटर गुटर गू बोल कबूतर, देते मिश्री घोल कबूतर। भोले भाले बहुत कबूतर, हमने पाले बहुत कबूतर। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज की कहानी है रास्ते के पत्थर। एक बार गुरुकुल में ऋषि ने सभी शिष्यों को मैदान में एकत्रित होने को कहा और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। दौड़ शुरू हुई। सभी तेज़ी से भागने लगे और तमाम बाधाओं को पार करते हुए जैसे तैसे दौड़ ख़त्म की और इसी के समक्ष एकत्रित होने लगे। जब सभी एकत्रित हो गए, ऋषि बोले, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ लोगों ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुँचते ही स्थिति बदल गई।
कोई कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए वे आगे आए और मुझे पत्थर दिखाएं। ऋषि ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषि की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। ऋषि बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। और यही इस कहानी की सीख है, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आज की जनरल अवेयरनेस के साथ। 1980 के बाद इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे आसान माध्यम है। इसने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहुंच बना ली है। 1 अरब 27 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। 70% से ज़्यादा जनसंख्या इसी भाषा का प्रयोग करती है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस, कनाडा, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, त्रिनिदाद जैसे देशों में हिंदी बोलने वाले काफ़ी मात्रा में निवास करते हैं। विकसित देशों में भी हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी में ही अपने विज्ञापन बना रही हैं। 50 से ज़्यादा देशों में 500 से अधिक केंद्रों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के माध्यम से आज नमस्ते जैसा शब्द संपूर्ण विश्व में कोविड-19 से बचने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। सन 2000 में हिंदी का वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। तब से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी। इंटरनेट पर हिंदी का सफ़र रोमन लिपि से प्रारंभ होता है। फॉन्ट जैसी समस्याओं से जूझते हुए धीरे धीरे यह देवनागरी लिपि तक जा पहुंचा है। यूनिकोड, मंगल जैसे यूनिवर्सल फॉन्ट्स में देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर नया जीवन प्रदान किया है। 70 से ज़्यादा ई पत्रिकाएं आज देवनागरी लिपि में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अभिव्यक्ति हिंदी की पहली ई पत्रिका है। अनुभूति, रचनाकार, हिंदी नेस्ट, कविता कोश, संवाद आदि ई पत्रिकाएं इंटरनेट पर छाई हुई हैं। पूर्णिमा वर्मन नामक अप्रवासी भारतीय जो संयुक्त अरब अमीरात में निवास करती हैं, अनुभूति ने का संपादन सबसे पहले किया। आज इंटरनेट पर ई पत्रिकाओं के संस्करण लाने पर होड़ हो रही है। हिंदी में ब्लॉग भी लिखे जा रहे हैं। आलोक कुमार ने सबसे पहले 9211 नामक ब्लॉग बनाया। आज हिंदी में 1 लाख से ज़्यादा ब्लॉग लिखे जाते हैं। आलोक कुमार ने ही पहली बार चिट्ठा शब्द का प्रयोग ब्लॉग में किया। आज सभी समाचार पत्रों पर इंटरनेट पर ई संस्करण उपलब्ध हैं। सबसे सराहनीय प्रयास महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने किया। इसकी वेबसाइट www.hindismay.com पर हिंदी के लगभग 1000 रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण लेखकों की लगभग सभी प्रसिद्ध पुस्तकें इंटरनेट पर इस समय प्रसारित की जा रही हैं। सेबी, बीएसई, एनएसई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी आदि अनेक महत्वपूर्ण बाजार और बैंकों की वेबसाइट भी हिंदी में उपलब्ध है। रिजर्व बैंक ने तो आदेश तक निर्गत किया है कि हिंदी में लिखे पत्र का जवाब हिंदी में ही दिया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष अनुवादक रखे गए हैं। याहू, गूगल, फेसबुक भी हिंदी उपलब्ध है। ट्विटर पर हिंदी में ट्वीट की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हिंदी का सबसे मजबूत पक्ष उसका सुदृढ़ बाजार है। बस आवश्यकता है उसकी उपयोगिता निरंतर सिद्ध होती रहे। हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने के लिए भी अपने कदम बढ़ा चुकी है। बस आवश्यकता है हम सबकी मजबूत इच्छा शक्ति की। जय हिंद, जय हिंदी।